हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौतम शर्मा एंड वेलकम टू जीएस ट्यूटोरियल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशन। आज हम क्या करेंगे भाई, सामाजिक संस्था को समझेंगे कि हमारी सामाजिक संस्था क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई, सामाजिक संस्था होती क्या चीज़ है, किसे हम सामाजिक संस्था कहते हैं। सामाजिक संस्था हम किसे कहेंगे, जितने भी हमारे जो नॉर्म्स और वैल्यूज़ बिलीफ जो है, एक जो रोल सोसाइटी में है, वो क्या करता है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो हमारी नीड्स होती है, उसको क्या करता है, ये फुलफिलमेंट करता है। तो हम उसे क्या कहेंगे, सामाजिक संस्था कहेंगे। चाहे जैसे हमारा फैमिली हो सकता है, फैमिली हमें क्या करता है भाई, हमारे जो जितने भी नीड्स होती है, ज़रूरतें होती है, वो पूरा करती है। बिलीफ हो गया, वैल्यूज़ हो गए, रोल्स हो गए, जो भी एक हमारे सोसाइटी में जो चीज़ भी हम करते हैं, वो हमें कहाँ से मिलता है भाई, सोशल इंस्टीट्यूशन से मिलता है। तो इसको टर्म में यही बोलता है कि सोशल इंस्टीट्यूशन अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ सोशल नॉर्म्स। ये किसका भाई, कॉम्प्लेक्स सेट है, किसका, सोशल नॉर्म्स का। किसका है, सोशल नॉर्म्स, बिलीफ, वैल्यूज़ एंड रोल का एक कॉम्प्लेक्स सेट है, जो क्या करता है, जितने भी हमारे नीड्स होता है सोसाइटी में, उसको फुलफिलमेंट करता है। तो आगे चलते हैं हम। होप सो आपको ये समझ में आ गया हो। अ, अगर इन अदर वर्ड्स भी हम कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड सोशल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई सोशल नीड्स। ये क्या करता है भाई, जो हमारी सोशल नीड्स होता है उसको सेटिस्फाई करता है, उसको फुलफिलमेंट करता है, उसको पूरा करता है। तो अब टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन की बात कर लेते हैं भाई, सामाजिक संस्था के प्रकार कौन कौन से हैं। तो इसमें दो प्रकार के हमारी सामाजिक संस्था होती है, एक इनफॉर्मल होता है और एक फॉर्मल होता है। इनफॉर्मल में हमारे क्या क्या जाते हैं भाई, एक फैमिली आ जाता है, मैरिज आ जाता है और किनशिप आ जाता है। और फॉर्मल में क्या आ जाएगा, हमारी लॉ हो गया, जिसे हम पॉलिटिकल पावर्स भी कह सकते हैं, एजुकेशन हो गया और रिलीजन हो गया। तो ये सब हमारे क्या हो गया, फॉर्मल और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं, अभी इनफॉर्मल की बात कर लेते हैं। इनफॉर्मल में सबसे पहले आ जाता है हमारी फैमिली। अब फैमिली किसे कहते हैं भाई, सबसे पहले मेन चीज़ समझने वाली बात बात है कि फैमिली हम किसे कहेंगे। फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन डायरेक्टली लिंक्ड बाय किन कनेक्शन। क्या कह रहा है इसमें, एक जो फैमिली है वो क्या है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन है जो क्या करता है, डायरेक्टली लिंक्ड बाय किन कनेक्शन होता है, किन कनेक्शन। किन मतलब यहाँ पे क्या है भाई, किनशिप, नातेदारी से जो जुड़े हुए हैं, उसको क्या कह सकते हैं हम, उसको हम क्या कह सकते हैं भाई, फैमिली कह सकते हैं। जब भी कभी भी आपको देखे हुए कोई कनेक्शन हो रहा है, किन कनेक्शन हो रहा है, किनशिप कनेक्शन कनेक्शन हो रहा है, उसके साथ लिंक्ड हो रहा है, डायरेक्टली लिंक्ड हो रहा है, तो हम उसे क्या कह देंगे, फैमिली कह देंगे। द अडल्ट मेंबर्स ऑफ विच अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केयरिंग फॉर चिल्ड्रन। जो उसमें अडल्ट पर्सन होते हैं, जो बड़े व्यक्ति होते हैं, सदस्य होते हैं, वो क्या करते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो उनके बच्चे हैं उनको देखभाल करना है, ठीक है, उनको आगे क्या एजुकेशन देना है, या कैसे सोसाइटी में उसको आगे डेवलप करना है, ये सब कौन करता है, अडल्ट मेंबर्स करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। बोलते हैं कि डाइवर्स फैमिली फॉर्म्स आर फाउंड इन डिफरेंट सोसाइटी। अगर डाइवर्स फैमिली फॉर्म की बात कर लें तो ये हमें डिफरेंट सोसाइटीज़ में देखने के लिए मिलता है। तो आगे हम चलते हैं, फैमिली के बारे में आपको पता चल गया। इसमें फैमिली में ओवरऑल की बात करें तो क्या क्या होता है, जैसे दादा दादी हो गया, चाचा चाची हो गया, भाई बहन भतीजा वगैरह की बात कर सकते हैं इसमें। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, फैमिली कहलाएंगे। तब टाइप्स ऑफ फैमिली की बात कर लेते हैं भाई, ठीक है, कि फैमिली के भी प्रकार बहुत सारे हैं। तो कौन कौन से प्रकार हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंस। अब बोल रहा है कि भाई डोमिनेंस के बेसिस पे। डोमिनेंस का मतलब मैंने आपको समझाया था कि डोमिनेंस मतलब होता है कि किसी के ऊपर अपना शासन करना, रूल करना। तो जिसका रूल चलेगा वही मेन मुखिया होगा। तो इसमें बोल रहा है कि भाई डोमिनेंस के बेसिस पे दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है, एक मैट्रियार्की होती है और एक पैट्रियार्की होती है। तो मातृसत्तात्मक हो जाती है और पैट्रियार्की मतलब पितृसत्तात्मक। मैट्रियार्की फैमिली की बात कर लेते हैं कि मातृसत्तात्मक परिवार किसे कहते हैं। ये वो परिवार होता है जिसमें क्या होता है, फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन विच द मदर इज हेड ऑफ द फैमिली है। भाई इसमें पहले ही बोल रहा है, मातृसत्तात्मक में क्या होगा, जो माता होगी वो क्या होगी, हेड होगी फैमिली का, मुखिया होगी, उसी के बिहाफ पे रूल रेगुलेशन चलेंगे, वो जैसा चाहेगी वैसा करेगी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, मेन चीज़ अगर इसकी बात करें, जिसमें क्या होता है, जो वंश की जो महिला होती है उन उसी के जनरेशन में चलती रहती है, उसी के बेसिस पे वही रूल रेगुलेशन करेंगे। बच्चे आएंगे तो बच्चे भी उनके रूल करेंगे, फर्दर ऑन चलते रहेंगे। द चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द मदर्स क्लैन। जो भी वहाँ पे बच्चे होंगे वो मदर के वंश से बिलोंग करेंगे। इसको हम क्या कह देते हैं, मैट्रियार्कल सिस्टम कह देते हैं, मातृसत्तात्मक कह देते हैं। ओवरऑल बात यही करूँगा कि जो मातृसत्तात्मक परिवार है वो क्या होता है, कि
इसमें जो माता होती है वो क्या होती है, परिवार की मुखिया होती है। कौन होती है, माता। ठीक है, आगे हम चलते हैं। पैट्रियार्की बोल देते हैं भाई, पितृसत्तात्मक परिवार किसे कहते हैं, पितृ जिसमें अब जैसे उसमें क्या था भाई, फीमेल का मेल मेन रोल था। अब इसमें क्या होगा, जो मैन है उसका मेन रोल होगा। तो पैट्रियार्की रेफर्स टू मेल डोमिनेंस, ये किसके डोमिनेंस के ऊपर है, मेल डोमिनेंस के ऊपर है। ठीक है, उसमें क्या था, फीमेल डोमिनेंस था। वेयर बाय मैन कंट्रोल एंड डोमिनेट द रिलेशनशिप, इसमें क्या होता है, जो आदमी होता है, पुरुष जो होता है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है सोसाइटी को, अपने बिहाफ पे सब कुछ चलाता है। जैसा फैमिली में जो रूल रेगुलेशन चालू करेगा उसको सबको मानना पड़ेगा। तो इसमें पैट्रियार्की फैमिली इसी टाइप का होता है। आगे हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस, एक लोकेलिटी के बेसिस पे कौन कौन से फैमिली के टाइप हो सकते हैं। तो इसमें इसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक मैट्री लोकल फैमिली होती है और दूसरा पैट्री लोकल फैमिली होती है। अब मैट्री लोकल फैमिली की बात कर लेते हैं, क्या होता है, जो कि मातृ स्थानिक परिवार की हम बात कर रहे हैं। तो मातृ स्थानिक परिवार में क्या होता है, मैट्री लोकल रेफर्स टू अ कस्टम और कल्चर वेयर द हस्बैंड गोज टू लिव विद द वाइफ्स फैमिली। इसमें क्या होता है भाई, एक कल्चर है, एक संस्कृति है, जिसमें क्या होता है कि जो एक हस्बैंड होता है वो शादी के बाद कहाँ चला जाता है, जो वाइफ जो है उसकी है, पत्नी है, उसके परिवार में रहने के लिए चला जाता है। तो इसको हम क्या कह देंगे, मातृ स्थानिक परिवार कह देंगे। इसमें क्या होता है, आपने ओवरऑल ये समझ लेना है कि इसमें क्या होता है, जो पति होता है, हस्बैंड होता है, वो कहाँ पे चला जाता है, अपने वाइफ के मायके चला जाता है, अपने जो उसके घर है वहाँ पे रहने के लिए चला जाता है। तो इसको हम क्या कह देते हैं, मैट्री लोकल फैमिली कह देते हैं। अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं पैट्री लोकल फैमिली की, पितृ स्थानिक परिवार। इसमें क्या होता है कि भाई जो एक वुमेन होती है वो पति के घर आ जाती है रहने के लिए। ठीक है, उसमें क्या होता था कि पति पत्नी के घर चला जाता था, और इसमें पत्नी पति के घर आ जाता है। जब शादी हो जाएगा तो वो कहाँ आ जाएंगे, हस्बैंड के फैमिली में या उसके नज़दीक रहने के लिए आ जाएगी। तो इसमें ये था कि पैट्री लोकल इज अ सोसाइटी और कस्टम इन विच अ मैरिड कपल सेटल्ड विद और नियर द हस्बैंड फैमिली, या तो वो अपने हस्बैंड की जो फैमिली है उसके साथ रह रहे हैं या उसके नज़दीक कहीं पे रह रहे हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, पितृ स्थानिक पैट्री लोकल फैमिली। अंडरस्टैंड। अब आगे हम बढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब संरचना के आधार पर परिवार के कौन कौन से प्रकार है भाई, संरचना के आधार पे हम बात करते हैं न्यूक्लियर, जैसा कि आजकल के टाइम में देखने के लिए मिलता है। जॉइंट फैमिली, जो कि आज कल देखने में बहुत ही कम मिलता है। तो न्यूक्लियर फैमिली की बात कर लेते हैं भाई। न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है, जिसे हम एकल परिवार भी कहते हैं। न्यूक्लियर जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं भाई कि न्यूक्लियर में क्या है, एक हस्बैंड है और वाइफ है और उसके बच्चे हैं। तो ओवरऑल बात इसमें यही किया जाएगा कि जो अ फैमिली ग्रुप डेट कंजिस्ट ओनली ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस, इसमें क्या होंगे भाई, या तो इसमें क्या होंगे, एक पेरेंट्स होंगे और उसके बच्चे होंगे। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होंगे, एक ग्रुप होगा, एक समूह होगा जो क्या कंजिस्ट करेगा, उसमें पेरेंट्स और उसके बच्चे होंगे। जैसे कि इसमें कौन कौन हो सकता है, अ फैमिली कंजिस्टिंग ऑफ अ मदर, अ फादर एंड देयर चिल्ड्रन, एक परिवार में जिसमें एक माँ, एक पिता और उनके बच्चे होते हैं, तो उसे हम क्या कह देंगे, न्यूक्लियर फैमिली कहेंगे। अंडरस्टैंड। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ज्वाइंट फैमिली की बात करते हैं भाई, संयुक्त परिवार। जब ज्वाइंट देखो मतलब मिलजुल के रहना, ज्वाइंट होके रहना। तो ज्वाइंट होके कब रहेंगे, जब सभी होंगे साथ में। कब होते सब साथ में, जब दादा दादी, चाचा चाची, पापा मम्मी, भाई बहन सब जब एक साथ रहते हैं तो उसे हम क्या कह देंगे भैया, संयुक्त परिवार कह देंगे। अंडरस्टैंड। अब इसको देख लेते हैं टर्म में क्या बोलता है संयुक्त परिवार। अ कंजिंगुअल फैमिली यूनिट दैट इंक्लूड्स टू और मोर जनरेशन ऑफ kindred related through either the paternal or maternal line who maintain a common residence and are subject to common social, economic and religion रेगुलेशन। अब एक तरह से क्या है भाई, एक तो कंसेंगुअल फैमिली होती है, मतलब रूढ़िवादी सोच होती है कि हमने सब साथ में रहना है। इसमें क्या होता है, पिता होता है, माता होता है, जो कि सबसे बड़े होते हैं, दादा दादी जिसे हम कह सकते हैं, वो क्या करते हैं, रूल चलाते हैं, उसके बिहाफ पे सबको देख रेख करते हैं कि मेरा बच्चा कैसा है, मेरा पोता पोती कैसे हैं। तो वो सब कुछ होता है। इसमें क्या होता है कि भाई जो इकोनॉमिकल और रिलीजियस रूप से है या सोशल रूप से है, वो इसमें एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर इसमें किसी को भी प्रॉब्लम होता है तो सब मिलजुल कर खड़े होते हैं। तो इसको हम क्या कह देंगे, संयुक्त परिवार या ज्वाइंट फैमिली कह देंगे। मतलब सब ज्वाइन होके एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे की दुख दर्द में
हिस्सा भागीदारी बनेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, जॉइंट फैमिली कहेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं, मैरिज की बात कर लेते हैं भाई। मैरिज से नाम ही आ जाता है भाई, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो मैरिज की बात कर लेते हैं भाई। मैरिज क्या होती है? मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशनल विच एडमिट्स मैन एंड वुमेन टू फैमिली लाइफ। एक तरह से मैरिज की बात करें, मैरिज एक संस्था हमारी है जो क्या करती है, एक आदमी और जो औरत होता है उसको एक फैमिली लाइफ में आने के लिए एडमिट करता है, उसको परमिशन मिल जाता है, ठीक है। इट इज़ अ स्टेट रिलेशनशिप इन विच अ मैन एंड वुमेन आर सोशली परमिटेड टू हैव चिल्ड्रन इम्प्लाइंग द राइट टू सेक्सुअल रिलेशनशिप। इसमें यही होता है कि भाई उसको जो एक सोसाइटी होता है उसको परमिशन दे देता है कि भाई आप सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ सकते हो, ठीक है। तो यह इसे हम क्या कह देते हैं, मैरिज कह देते हैं। इसको हम एक मैरिज के नाम से जानते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैरिज। मैरिज की अगर बात करें, ये दो टाइप्स की होती है, एक होता है मोनोगैमी और एक होता है पोलोगैमी। पोलोगैमी में भी दो टाइप से आ जाते हैं फर्दर, एक पोलोगैनी हो जाता है और एक पॉलीएंड्री आ जाता है। तो अब इसको हम डिटेल में बात करते हैं कि मोनोगैमी क्या होती है और पोलोगैमी क्या होती है, पॉलीगैनी क्या होता है और पॉलीएंड्री क्या होती है, ठीक है। तो मोनोगेमी की बात कर लेते हैं भैया। देख लो क्या बात है, ये तो बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं, क्या बात है। एक विवाह बोलते हैं कि एक विवाह मोनोगेमी मतलब एक पूरे लाइफ में, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, वो क्या करेगा, एक ही औरत या एक ही पुरुष के साथ शादी करेगा पूरा एंटायर लाइफ। पूरी जो लाइफ है जिंदगी भर वो किसी दूसरे औरत के साथ शादी नहीं कर सकता, दूसरे पुरुष के साथ शादी नहीं कर सकता। तो इसे हम क्या कह देंगे, मोनोगेमी कह देंगे। रिस्ट्रिक्ट द इंडिविजुअल टू वन स्पोज एट अ टाइम। एक मतलब कि एक समय में एक ही उसकी वाइफ होगी या हस्बैंड होगा, तो उसे हम क्या कह देंगे, मोनोगेमी कहेंगे। तो जैसे देखिए अंकल और आंटी जी कितने खुश नज़र आ रहे हैं। तो बेस्ट है कि भाई एक ही शादी करो और एक ही लाइफ को आगे इंजॉय करो। अब पॉलीगेमी बोल देते हैं भाई, बहुविवाह। इसमें क्या होता है भाई कि मैरिज जो होता है एक से अधिक पर्सन के साथ एक समय पे होता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ठीक है। पॉलीगैमी में क्या होगा, जिसे हम बहुविवाह बोलते हैं, मतलब एक पर्सन जो है जिसका एक से अधिक पर्सन के साथ मैरिज हुआ हो, ठीक है, चाहे वो वुमेन हो या मैन हो। अब हम आगे बात करते हैं पॉलीगैनी, बहुपत्नी विवाह। भाई आज तो देख के बहुत खुश नज़र आए रहो, ऐसे इतने सारे कैसे संभाल रहे हो। तो बहुपत्नी विवाह की बात करते हैं भाई। पॉलीगैनी क्या होती है, बहुपत्नी मतलब एक पति के बहुत सारी पत्नियां। ये तो भाई साहब बहुत आसानी से संभाल रहे हैं, बहुत मुश्किल होती है भाई लड़कियों को झेलना। सॉरी, ये बस मजाक के लिए था, दिल पे ना ले बात। बहुपत्नी विवाह मतलब एक हस्बैंड होगा जिसके एक से अधिक क्या होंगे, वाइफ्स होंगे, पत्नियां होंगी उनकी, ठीक है। तो उसे हम क्या कह देंगे, बहुपत्नी विवाह कह देंगे, पॉलीगैनी कहेंगे। अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं पॉलीएंड्री। अब ये बहुपत्नी विवाह की बात कर लेते तो ये किस टाइम में चलता था। जैसे अगर बात कर ले हमारे लॉर्ड कृष्णा है, उनकी भी अगर बात करें तो बहुत सारी पत्नियां थी, 16,000 समथिंग कुछ उनकी वाइफ्स थी। तो ये क्या सिस्टम कहलाएगा, बहुपत्नी विवाह कहलाएगा, एक पर्सन की एक से अधिक पत्नियां। फिर बात करते हैं पॉलीएंड्री की बात कर लेते हैं, बहुपति विवाह। इसमें क्या होता है, एक वाइफ होती है और उसके 4-5 पति हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, तो उसको हम क्या कह देंगे, पॉलीएंड्री बोल सकते हैं। वन वाइफ्स विद 2 और मोर हस्बैंड्स। तो ये हमें कहाँ पे देखने, कौन से समाज में देखने के लिए मिलता था, जैसे कि आपने महाभारत के बारे में पढ़ा है या देखा होगा वीडियो पे, तो वहाँ पे जो द्रौपदी थी उसके 5-5 पति थे, तो वो सिस्टम वहाँ से स्टार्टिंग हुआ था, ठीक है। तो मतलब एक ही पत्नी के बहुत सारे पति। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, रूल्स ऑफ मैरिज। इसमें रूल्स की बात कर लेते हैं भाई, नियम क्या है मैरिज के। एक होता है एंडोगेमी और एक होता है एक्सोगेमी। तो एंडोगेमी में बात कर लेते हैं भाई, क्या होता है एंडोगेमी, होता है मैरिज विद इन कल्चरली डिफाइंड ग्रुप। ये क्या है भाई, जो हमारी कल्चर डिफाइन, जो मतलब विवाह उस व्यक्ति की उसी संस्कृति समूह में विवाह करता है जिसमें वह पहले से ही सदस्य हो। मतलब ये है कि बोल रहा है कि भाई मैं तो शादी उसी में करूँगा जिसका मैं पहले से ही सदस्य हूँ, ये नहीं कि मैं दूसरे कल्चर में जाके शादी कर लूँ। ये एंडोगेमी यही कहता है भाई, जिस आप कल्चर से हो आप उसी कल्चर में शादी कर सकते हो, ठीक है। तो बात अब करते हैं एक्सोगेमी। एक्सोगेमी बोलता है भाई तुम्हारी इच्छा है, अगर आप अपनी कल्चर में करना चाहते हो अपनी कल्चर में कर लो, अगर नहीं करना चाहते हो तो आप किसी बाहर भी कल्चर से कर सकते हो। तो एक्सोगेमी में ये होता है कि रिक्वायर्स द इंडिविजुअल टू मैरी आउटसाइड ऑफ हिज हर
ऑन ग्रुप, वह अपने समूह या अपने समूह से बाहर किसी भी व्यक्ति से शादी कर सकता है, ये परमिशन देता है एक्सोगेमी में, ठीक है। तो रूल्स हमें पता चल गया भाई, एक एंडोगेमी होता है और एक एक्सोगेमी होता है। बाहरी विवाह और बाहरी विवाह नहीं, छोड़ो ये सब, आगे बात करते हैं हम। टाइप्स ऑफ किनशिप की बात कर लेते हैं भाई। किनशिप क्या क्या के प्रकार कौन कौन से होते हैं। किनशिप दो प्रकार के होता है। किनशिप मतलब क्या होता है, हमारे नातेदारी। नातेदारी किसके बिहार पे होता है, एक ब्लड के बिहार पे होता है और एक मैरिटल के बिहार पे होता है। तो अब इसको टर्म में समझ लेते हैं, अफाइनियल किनशिप और दूसरा क्या हमारा रहता है, कॉन्सेंगिनियस किनशिप। तो अफिनियल किनशिप की बात कर लेते हैं भाई कि अफिनियल किनशिप होता क्या चीज़ है। अफिनियल किनशिप होता है कि ये क्या होता है भाई, मैरिटल बॉन्ड पे होता है। किसके बिहाफ पे होता है, मैरिटल बॉन्ड पे, मतलब जहाँ पे शादी के बिहाफ पे हम जो हमारी रिश्तेदारी बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, अफिनियल किनशिप कहेंगे। उदाहरण के लिए जैसे हस्बैंड और वाइफ की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अब देखो पहले क्या होता है, एक पर्सन के कोई रिलेशन नहीं होता, जैसे उसकी शादी होती है तो हस्बैंड और वाइफ कहलाने जाते हैं, या वाइफ्स की मदर हो गया या उसकी डॉटर्स होगी, ठीक है। हस्बैंड्स डॉटर्स हस्बैंड, उसके बाद पेरेंट्स इन लॉ, सन इन लॉ, ये सब हमारे जितने भी अगर शादी के विवाह मतलब विवाह के बेसिस पे जितने भी हमारे रिलेशन बनेंगे उसे हम क्या कहेंगे, अफिनल रिलेशनशिप या अफिनल किनशिप कहेंगे। अंडरस्टैंड। अब भाई कॉन्सेंग्यूनियस किनशिप की बात कर लेते हैं। ये किसके बिहाफ पे होता है, ये बोलता है कि द रिलेटिव्स लिंक्ड बाय ब्लड और कॉमन एंसेस्ट्री। ये क्या बोल रहा है भाई, एक ब्लड और हमारी जो कॉमन एंसेस्ट्री होता है उसके बिहाफ पे होगा, जो हमारी रक्त संबंधी जो रक्त संबंधी अगर बात कर ले जो रिलेशन है उसके बिहाफ पे कॉन्सेंग्यूनियस किनशिप बनेगा। जैसे एग्जांपल की बात कर लेते हैं, फादर हो गया, मदर हो गया, सन हो गया, डॉटर हो गया, ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गया, फादर्स ब्रदर हो गया, फादर्स ब्रदर्स सन हो गया। जो अब देखो या ग्रैंड चिल्ड्रन आर ऑल्सो कंसेंग्यूनियस किन। अब इसमें क्या होता है, चाहे एक पिता है, माता है, ठीक है, या उनके बच्चे हो गए या उनकी बेटियां होगी, या ब्रदर हो गए, भाई हो गए, या उनकी बहन होगी। पिता की बात करो, पिता की माता, ठीक है, या उनके बच्चे, उनके बच्चियाँ, या मतलब उनकी लड़की होगी, ठीक है, भाई बहन। तो ये हो सकता है कि इसको हम क्या कह देंगे, हो सकता नहीं मतलब होगा ही, इसे हम क्या कहेंगे, कंसेंग्यूनियस किनशिप कहेंगे, जो ब्लड और कॉमन एंसेस्ट्री के बेसिस पे हो। ब्लड हमारा मतलब कि खून, और जो कॉमन एक जो एक जगह पे हम एक ही पर्टिकुलर चीज़ों को लेके बात करते हैं, ठीक है, एक ही फैमिली की बात करते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं भाई, वर्क की बात करते हैं। काम से लेके याद आए भाई, इतना सारा काम मत पूछो। अब काम की बात कर लेते हैं भाई, काम क्या होता है। वर्क कैन बी डिफाइंड एज अ कैरिंग आउट अ टास्क रिक्वायरिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट विच हैज एज इट्स ऑब्जेक्टिव। अब बोल रहा है भाई काम क्या होता है, एक तरह से डिफाइन किया जाता है कैरिंग आउट ऑफ टास्क, एक जो हमारे टास्क कोई होता है उसको पूरा करने के लिए, चाहे हम मेंटल रूप से कर रहे हैं, मेंटल मतलब कि हमारी मानसिक रूप से, फिजिकल मतलब हमारी शारीरिक एफर्ट्स के द्वारा जो भी हम अपने कार्य को पूरा करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, वर्क कहेंगे या काम कहेंगे, ठीक है। अभी से हिंदी में बताते हैं आपको। कार्य को मानसिक और शारीरिक प्रयासों के व्यय की आवश्यकता वाले कार्यों से बाहर ले जाने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य है मानव आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सामान और सेवाओं का उत्पादन। काम क्या होता है, जो हमारी ह्यूमन नीड्स होती है, जो हमारी मानव की जो आवश्यकताएं होती है, ज़रूरतें होती है, उसको पूरा करने के लिए जो चीज़ हम करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, काम कहेंगे या वर्क कहेंगे। अब हमारा आ जाता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आ जाता है, जिसे हम लॉ कहते थे। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में की बात कर लेते हैं, क्या होता है भाई, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आर कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन सोसाइटी। ये पहले बोल रहा है कि भाई क्या चीज़ हूँ मैं, कि जो मेरी पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, वो मैं क्या कहलाऊँगा, एक राजनीतिक संस्था कहलाऊँगा। ये इसके अगर टू इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, इसके दो एस्पेक्ट्स है जो कि हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में देखने के लिए मिलता है, एक पावर होती है और एक अथॉरिटी होती है। तो पावर की बात कर लेते हैं, पावर क्या होता है भाई, पावर की अगर टर्म से हमें पता चलता है कि मतलब शक्ति आना किसी के पास। तो शक्ति हमें कब आती है, द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप टू कैरी आउट देयर विल इवन व्हेन अपोज्ड बाय अदर्स। इसमें क्या होता है कि जो एक इंडिविजुअल होता है वो उसके पास पूरे ग्रुप को चलाने की शक्ति होती है, उसे जैसे मर्जी तैसे चला सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हम अपने
सोसाइटी में पीएम की बात कर लेते हैं, ठीक है। पीएम क्या करता है भाई, जैसे ही रूल रेगुलेशन चालू करेगा वैसे हमें सबको मानना पड़ेगा, तो उसके पास पावर है। अथॉरिटी क्या होती है, अथॉरिटी की बात कर लेते हैं भाई। पावर इज एक्सरसाइज थ्रू अथॉरिटी, जो पावर होता है वो अथॉरिटी के द्वारा एक्सरसाइज किया जाता है, उसको चालू किया जाता है, ठीक है। अथॉरिटी इज द फॉर्म ऑफ पावर विच इज एक्सेप्टेड एज लेजिटिमेट। तो ये क्या है, एक तरह से बात करें, जो पावर है वो अथॉरिटी के बिहाफ पे यूज़ किया जाता है। विदाउट, अगर दोनों की बात करें, अथॉरिटी और पावर दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हम कह सकते हैं। अगर अथॉरिटी नहीं रहेगा तो पावर का भी हम कुछ यूज़ नहीं कर पाएंगे, ज़रूरी हमें अथॉरिटी भी होना चाहिए। सिटीजनशिप की बात कर लेते हैं भाई। आर यू एन इंडियन सिटीजन, क्या आप भारतीय सिटीजन है? तो ये कैसे हमें पता चलेगा कि भाई हम सिटीजन है कि नहीं है? तो ये बोलता है कि भाई कोई भी व्यक्ति जब कभी भी किसी एक एरिया में 5 साल लगातार वहाँ पे रह लेता है, कहाँ पे, कितने टाइम के लिए, 5 ईयर्स, वो कंटिन्यूली किसी एक जगह पे रह लेता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, सिटीजनशिप कह देते हैं। इट इज़ अ परमानेंट मेंबरशिप एक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल आफ्टर कंटिन्यूस स्टे ऑफ 5 ईयर्स विद इन अ कंट्री। मतलब किसी भी कंट्री में वो 5 सालों के लिए, मतलब कि 5 सालों के लिए एक ही जगह पे रह रहा है, स्टे कंटिन्यूसली, ठीक है, तो उसे हम क्या कह देंगे, सिटीजनशिप कह देंगे या नागरिकता कह देंगे। नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं हम, राष्ट्रीय की भावना की बात कर लेते हैं भाई। नेशनलिज्म होता क्या चीज़ है? इट अराइज व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स आर ज्वाइंड टुगेदर सच एज लैंग्वेज, रिलीजन, हिस्ट्री एंड सिंबल। बोल रहा कि जब अलग अलग जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो एक साथ ज्वाइन हो जाएंगे, चाहे वो किसके बेसिस पे हो, लैंग्वेज की बेसिस पे हो, रिलीजियस की बेसिस पे हो, हिस्ट्री के बेसिस पे हो, या हमारी सिंबल की बेसिस पे हो। जब कभी भी ये आपस में मिलजुल के कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, नेशनलिज्म कहेंगे, एक राष्ट्र की भावना कहेंगे, ठीक है। ऑल दीज गिव्स अ सेंस ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ सिंगल पॉलिटिकल कम्युनिटी। ये क्या करता है, हमें एक सिंगल पॉलिटिकल कम्युनिटी का हिस्सा बना देता है। क्यों बनाता है? जैसे कि अगर मान लो जब हमारे 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, अगर सभी पर्सन एक दूसरे के साथ मिलजुल के नहीं पार्टिसिपेट करते या उसमें हिस्सा नहीं लेते या मूवमेंट वगैरह नहीं करते, तो क्या होता, हमें आज़ादी अभी तक नहीं मिलती। ये बोल रहा है कि नेशनलिज्म क्या होता है, जब हर एक पर्सन, चाहे वो डिफरेंट उनका लैंग्वेज हो, डिफरेंट रिलीजियस हो, हिस्ट्री उनका डिफरेंट हो, जो उनकी सिंबल्स है वो डिफरेंट हो, वो जब आपस में एक दूसरे के साथ मिलके कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे देश के लिए, तो उसे हम क्या कह देंगे, नेशनलिज्म कहेंगे। अब बात करते हैं रिलीजन की, बात करते हैं रिलीजन क्या होता है, हमारा धर्म। रिलीजन रेफर्स टू अनफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू सुपर नेचुरल पावर। ये सीधा बोला है कि भाई ये सुपर नेचुरल पावर के बेसिस पे है। इन पे क्या होता है, विश्वास होता है, श्रद्धा होती है उनकी कि भाई जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, वो सब कुछ किसके बेसिस पे होता है, रिलीजन के बेसिस पे होता है। कॉमन करेक्टरिस्टिक शेयर्ड बाय ऑल रिलीजन ग्रुप्स आर, जो आम जो एक विशेषता है जो हर प्रत्येक ग्रुप जो होती है वो शेयर करते हैं, वो कौन कौन से हैं? सेट ऑफ सिंबल्स इन्वोकिंग फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट। सबका अपना अपना एक सिंबल होता है जो उसको अपने रिलीजन का अपना सिंबल होता है, और जो फीलिंग रिस्पेक्ट वाली होती है वो सब देखने के लिए मिलता है। चाहे हमारा हिंदू रिलीजन हो, सिख रिलीजन हो, मुस्लिम रिलीजन हो, इसमें फीलिंग की बात करें बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलता है उनको प्रति। रिचुअल्स और सेरेमनीज, इनके अपने हर एक जितने भी रिलीजन है उसके अपने अपने रिचुअल्स और सेरेमनीज होती है। अ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स, जो कम्युनिटी होती है, जो समुदाय होता है, वो क्या करती है, उन पे बिलीव करती है। रिचुअल एसोसिएटेड विद रिलीजन आर वेरी डाइवर्स, रिचुअल्स जो होते हैं वो क्या होता है, बहुत सारे हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं रिचुअल्स हमारे। अब एजुकेशन की बात कर लेते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात कर लेते हैं। एक सामाजिक जो इंस्टीट्यूशन है उसमें शिक्षा का क्या महत्व है। एजुकेशन क्या करता है भाई, एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इन्वॉल्विंग बोथ फॉर्मल और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग। शिक्षा क्या है, हमारा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो कि हमारे औपचारिक और अनौपचारिक संस्था के रूप में हमें शिक्षण देता है। एजुकेशन फंक्शन एज अ स्ट्रेटिफाइंग एजेंट, एजुकेशन की बात करें, ये क्या करते हैं, हमें एक समाज में स्तरीकरण के रूप में प्रस्तुत करता है, ठीक है। वो कैसे, अगर मान लो जो एजुकेशन ज़्यादा ले लिया तो हायर पोस्ट पे जा सकता है, ठीक है, IAS IPS भी बन सकता है, वो नीचे भी रह सकता है।
जो पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा वो नीचे का नीचे रहेगा। तो ये क्या करता है, स्ट्रेटिफाइंग एजेंट है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कूल डिपेंडिंग ऑन आर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। जो जितने भी टाइप्स के स्कूल्स होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट करते हैं, जो वहाँ की कैसी सामाजिक और आर्थिक स्थिति है। अगर सामाजिक और आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी तो जो स्कूल्स वगैरह होंगे काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड होंगे, अगर नहीं है तो स्कूल ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हो पाएंगे। तो ये भी डिपेंड करता है भाई। जेंडर एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इम्पिंगेस अपॉन द चेंजेस ऑफ एजुकेशन। ये क्या करता है भाई, जो हमारे जेंडर और कास्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसमें चेंजेस करता है, किसके थ्रू, एजुकेशन के थ्रू। पहले क्या होता था, वुमेन्स को एजुकेशन लेने का राइट नहीं होता था, धीरे धीरे क्या हो गया, वुमेन्स भी एजुकेशन कर सकती है, वुमेन्स भी वर्क कर सकती है। तो ये किसके थ्रू हुआ भाई, एजुकेशन के थ्रू हुआ। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब टाइप्स ऑफ एजुकेशन की बात कर लेते हैं भाई कि हमारे एजुकेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं। एक फॉर्मल एजुकेशन होता है और एक इनफॉर्मल एजुकेशन होता है। फॉर्मल में क्या हो जाता है, इट इज़ इम्पार्टेड इन इंस्टीट्यूशनल सेटिंग। ये क्या हो जाता है, एक संस्थागत संस्थाओं में लगा जाता है, मतलब एक लेयर्स में चलती है भाई कि फॉर्म में ये मतलब कि जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह हो गया, ये क्या कहलाएंगे, या प्राइवेट स्कूल्स वगैरह हो गया, तो ये फॉर्मल एजुकेशन कहला सकते हैं हम। इट हैज़ अ सिस्टमेटिक एंड वेल प्लान करिकुलम। ये क्या होता है, एक व्यवस्थित और सुनियोजित पाठ्यक्रम होता है, मतलब एक वेल प्लान करिकुलम तैयार किया जाता है भाई कि जो पहले से 5वीं क्लास को कैसा एजुकेशन देना है, 5th से 10th को कैसा एजुकेशन देना है, 12th से 10+2 को कैसा एजुकेशन देना है, ग्रेजुएशन वालों को कैसा एजुकेशन देना है। तो ये फिक्स होता है भाई, एक सिस्टमेटिक वे से चलता है, ठीक है। और जो करिकुलम का जो प्लान होता है वो उसी के बिहाफ पे चला जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे स्कूल देख सकते हैं। और इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, इट इज़ अ इम्पार्टेड इन नॉन सेटिंग। ये इसमें कोई संस्थागत संस्थाओं में नहीं होता है इसमें, ठीक है। इट हैज़ नो करिकुलम एंड इज स्प्रेड ओवर एंटायर पीरियड ऑफ वंस लाइफ। इसमें कोई करिकुलम नहीं होता भाई कि ये फिक्स रूल रेगुलेशन नहीं होता है कि एक बच्चे को ऐसे पढ़ाना वैसे पढ़ाना है। तो इसमें क्या होता है, जब वो जन्म लेता है उसी टाइम से क्या होता है, पूरे लाइफ टाइम तक उसको ये एजुकेशन मिलते रहता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे फैमिली हमें क्या करती है भाई, मोटिवेट करता है, ये नहीं करो वो नहीं करो। तो वो भी एक तरह से क्या कहलाता है, इनफॉर्मल एजुकेशन कहलाता है। अब आगे चलते हैं, यहीं पे हमारे वीडियो ख़त्म हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप सो आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।